हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उतुग एजुकेशन। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उसे ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug in the field. पहेली और बूजो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग इन द फील्ड। उन्होंने एक दिन कुछ औजार देखे जो कि खेतों में काम काम आते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग। ये जो कुछ टूल्स है जो कि खेतों में काम आते हैं। यहाँ पर ये देखो, एक बच्चा ये जो सोच रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। ये सब सोच रहा है कि मुझे जानना है कि ये सब जो टूल्स है वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने ये सीखा ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर आउन फूड। क्या आप जान रिकॉल कर सकते हो, मतलब याद है तुम्हें कि जो प्लांट्स थे वो कैसे फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का खाना बना देते हैं? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। जो जानवर, जैसे कि हम इंसान भी एक जानवर ही है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उन्हें खाना मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन पहली बात, हमें क्यों खाना खाना चाहिए? वाई शुड वी नीड फूड? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animals or both. आप सबको पता ही है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीवित प्राणी, वो फूड से जो एनर्जी होती है उसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने बॉडी के बहुत तरह के फंक्शंस करने के लिए, उनको चलाने के लिए, जैसे कि डाइजेशन, पाचन क्रिया जिसे हम कहते हैं, रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो क्रिया, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को अपन लेते हैं और जो पीछे वेस्ट पार्ट जो बाहर निकाला जाता है उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जो हम हमारा खाना है वो पेड़ पौधों से या जानवरों से, दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस ये देखो, फिर से यहाँ पे बच्चा सोच रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री। देखो, अगर हमें खाने की ज़रूरत है तो कैसे हम इतने सारे लोगों को, जो कि अपने देश के अंदर इतनी, मतलब यहाँ इंडिया की 150 करोड़ की जनता है, उसके अंदर इतना सारा खाना कैसे प्रोवाइड कराते हैं? सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पे एक लड़की है जो कि इसका आंसर दे रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। जो खाना है बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कराना चाहिए जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। जैसे कि अगर आपको जो फूड है बहुत बड़ी जनता के लिए प्रोवाइड कराना है तो रेगुलर प्रोडक्शन, रोज़ उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और डिस्ट्रीब्यूशन उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन अभी ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब जो खेती के अंदर जो तौर तरीके हैं वो क्या क्या होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो ये येलो बॉक्स ये सभी पढ़ लिया जाए। ये वाला बॉक्स, टिल 10,000 BCE। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, पीपल वर नोमैडिक। जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो बेमतलब ही घूमते रहते हैं इधर उधर। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये जो लोग थे वो है ना, एक झुंड में जगह से जगह घूमते रहते थे खाने के लिए और रहने के लिए जगह ढूंढते थे। दे आर दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्चे फल खाया करते थे, सब्जियां खाया करते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर लिया था अपने खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद उन्होंने सीखा कि कैसे एक ज़मीन पर खेती की जाती है, कैसे चावल उगाया जाता है, कैसे गेहूँ उगाया जाता है, और बहुत तरह तरह की जो फसलें वो कैसे उगाई जाती है। इस तरह से जो अपनी खेती है, एग्रीकल्चर है, उसका जन्म हुआ। सो
Let's get to the next part. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक जगह पर उगाए जाते हैं, उससे अपन फसल कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट. जैसे कि आप देखें कि जो गेहूं की फसल होती है वो अपन बहुत बड़े प्लेस पर उगाते हैं, तो वो एक ही टाइप की जो फसल होती है वो कितने बड़े उस पर फील्ड पर उगाते हैं. ये एक तरह का एग्जाम्पल है क्रॉप का कि एक ही प्रकार की जो वीट है वो एक ही टाइप की फसल है जो कि बहुत बड़े ग्राउंड पर उगाई जा रही है. यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. आपको पहले से ही पता है कि जो फसलें होती है वो बहुत तरह तरह की होती है, जैसे सीरियल्स यानी अन्न, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, फ्रूट्स फल. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. इन सबको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी फसलें उगाई जाती है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. आपको पता है भारत एक बहुत विशाल देश है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है अपने देश की वो रीजन टू रीजन अलग अलग होती है. जैसे कि जो टेम्परेचर हो गया, जैसे कश्मीर में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, राजस्थान में कहीं ज़्यादा होता है. ह्यूमिडिटी यानी जो अपनी उमस जिसे कहते हैं अपन, उमस कहीं ज़्यादा होती कहीं कम होती. रेनफॉल, बारिश साउथ में ज़्यादा होती है, यहाँ पर थोड़ी कम मिलती है वेस्ट ईस्टर्न साइड में. सो ये मतलब डिफरेंट होती है जगह जगह. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये जो क्रॉप्स है बहुत अच्छी मात्रा में देश के कई भागों में उगाई जाती है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इस विविधता के बावजूद, डाइवर्सिटी को हम विविधता कहते हैं, जो इस विविधता के बावजूद टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. दो जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि खरीफ क्रॉप्स देखते हैं क्या होता है. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. ऐसी फसलें जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. जो ये जो अपना भारत के अंदर जो बारिश का मौसम होता है वो जून से सितंबर के बीच में होता है. पैडी यानी चावल, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन यानी ऊन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स है जो कि बारिश के मौसम के वक्त उगाई जाती है. रबी क्रॉप्स नेक्स्ट एंड रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. ऐसी फसलें जो कि सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. जो अपना सर्दी का मौसम होता है भारत देश के अंदर वो जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है. इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड. वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिंसेड को हम अलसी कहते हैं. बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. इसके बावजूद कुछ दालें और सब्जियां हैं जो कि गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती है कई जगह पर. नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये देखो फिर से ये बच्चा यहाँ पर आ गया, ये फिर से सोच रहा है भाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. अब ये सोच रहा है क्यों भाई चावल क्यों नहीं सर्दियों के मौसम में उगा सकते हैं, अगर ये भी तो एक फसल है ये भी तो उगनी चाहिए. तो यहाँ पर ये लड़की फिर आके इसको जवाब देती है. पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. जो चावल की जो खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको बारिश के मौसम में ही उगाया जा सकता है. अगर आपने चावल की खेती देखी हो तो उनके जो खेत होते हैं वो हमेशा पानी से भरे रहते हैं. सो टॉपिक पे आते हैं. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो फसलों की जो खेती है उसके लिए भी है ना बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, बहुत तरह तरह के कार्य किए जाते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डन और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर. जो आप अपने गार्डन में किसी पौधे को या फिर आपका जो कोई भी माली होता है जो कि किसी पौधे को उगाता है तो उसको उगाने के लिए जो भी वो करता है वो कुछ हद तक है ना इस एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो काम होते हैं उनके सिमिलर हो सकते हैं, मतलब एक जैसे हो सकते हैं. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो.
ये कुछ हमको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे रखी है, मतलब एग्रीकल्चर करने, अगर आपको खेती करनी है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं, 7 पार्ट्स दे रखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे आप सॉइल को तैयार कर सकें, मिट्टी को कैसे तैयार करके। सोविंग, बुआई, बुआई जिसे कहते हैं जिसमें बीज बोया जाता है। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइज़र, इनके बारे में भी डिफरेंस हम आगे देखेंगे। बट मैन्योर मतलब एक बार देखा जाए तो मैन्योर मतलब होता है खाद, जो कि अपनी जो मिट्टी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है, उर्वरक जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाती है। इरिगेशन, इरिगेशन यानी होता है सिंचाई, कैसे आप फसलों को पानी देते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स जो कि हम हिंदी में कहते हैं उसे खरपतवार, जो कि ऐसे पौधे होते हैं जो कि बिना मतलब के उग जाते हैं, जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते फिर भी उग जाते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब अब जब फसल पक जाती है तो जब उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्टोरेज, हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल होती है उसे हम कहाँ रखें, उसका भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखते हैं इसके अंदर, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहले किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे ज़रूरी है मिट्टी। मिट्टी को आप कैसे बनाएंगे उस फसल के काबिल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम होता है खेती के अंदर कि सबसे पहले आप मिट्टी को खोदें, मतलब उसे एक तरह से जो टाइट, जो मतलब ऐसे हार्ड जो ज़मीन होती है उसे हम एक बार सॉफ्ट करें। दिस अलाउज द रूट्स टू बी पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये जो प्रोसेस होता है इससे जो फसल की जो जड़ें होती है वो आराम से मिट्टी में जा सके। द लूज सॉइल ऑलवेज allows sorry the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। अगर अपन मिट्टी को खोदते हैं और फिर उसके अंदर फसल उगाते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो आराम से है ना गहरी जाकर भी आराम से एक तरह से सर्वाइव कर सकती है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? मतलब ये जो मिट्टी की जो अपन खोदते हैं मिट्टी को, उससे कैसे है ना जो फसलों की जो जड़ें हैं वो कैसे एक तरह से इजीली ब्रेथ कर सकती, कैसे सर्वाइव कर सकती है। सो इसका अपन कंक्लूजन देखा, लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो अपनी खुदी हुई जो मिट्टी होती है उसमें जो रहने वाले अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स यानी होता केचुआ है, जो केचुए होते हैं, ये जो माइक्रोब्स जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव हिंदी में कहते हैं, उनके जो उनकी जो क्वांटिटी उसे इंक्रीज़ करती है। Organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ये जो organisms होते हैं, ये जो भी जो जीव होते हैं, ये जो फार्मर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन मिट्टी को खोदते हैं उसे मतलब खोखली करते हैं तो ये एक तरह के ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमस हम कह सकते हैं कि एक सेल्फ मेड मैन्योर होता है, मैन्योर यानी खाद, जो कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है उसे इंक्रीज़ करती है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन, लेकिन क्यों हम इस जो मिट्टी है उसको हम बार बार ऐसे पलटते हैं, इसे मतलब खोदते हैं, इसे पोला, हम लूजन को पोला भी कह सकते हैं। पोला, हम इसे पोला क्यों करते हैं, ऐसा क्यों ज़रूरत है। You have learned in the previous class that soil contains minerals in addition dead plants and animals get decomposed by soil organisms। जो मरे हुए जो पौधे होते हैं, जो मतलब पौधे ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो जानवर होते हैं छोटे छोटे जो कि मर जाते हैं, वो सॉइल के जो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब एक तरह से सॉइल के अंदर मिला देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक टू द सॉइल। और इस तरह से जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मरे हुए जानवर या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनके अंदर होते हैं, वो एक तरह से है ना बाहर निकल जाते हैं और सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और यही न्यूट्रिएंट जो कि मरे हुए पौधे या फिर जानवरों के अंदर होते हैं, जो कि सॉइल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, वही न्यूट्रिएंट्स फिर से उन प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते, एक तरह से वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं फिर से। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient
रिच सॉइल टू द टॉप सो डेट प्लांट कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स। सो मैं इसको आपसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो अपनी मिट्टी होती है, जो अपनी ज़मीन होती है, उसके अंदर कुछ सेंटीमीटर तक की अगर आप बीज डालते हो तभी वहाँ पर एक प्लांट उगता है। तो इसलिए हम जो मिट्टी होती है उसे पलटते हैं, उसे पोली करते हैं, जिससे जो ग्राउंड के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो नीचे कुछ न्यूट्रिएंट्स, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाए, जिससे हम वो बीज डालें जो भी हमको प्लांट चाहिए तो वो अच्छे से उग पाए और उसे वो न्यूट्रिएंट मिल पाए। इसलिए हम मिट्टी को पलटते हैं, उसे पोली करते हैं। Thus, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए जो टर्निंग और लूजिंग है, जो मिट्टी को पलटना और उसे पोली करना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। जो मिट्टी को जो उलटने और पलटने की और जो उसे पोला करने की जो अपना प्रोसेस है, उसे हम टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। इसको हम हिंदी में जुताई भी बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। और इस सब को करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जिसका नाम है हल। आपने हल का नाम सुना होगा, जैसे आप जब नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तो हमारी जो बुक्स में एक हल, ह से हल आपने देखा ही होगा, लाइक मोस्ट ऑफ तो बच्चों ने देखा ही होगा। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो या तो लकड़ी के बने होते, पुराने ज़माने में लकड़ियों के बने होते थे और आजकल शायद लोहे के आने लग गए हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सूखी है तो उसे एक बार गीला करना पड़ता है। इफ द प्लग फील्ड में हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड सॉरी पता नहीं। ओके, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। मतलब अगर मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सूखी है तो उसे पहले गीला करना पड़ता है। जुताई करने से पहले एक बार मिट्टी गीली करनी पड़ती है। द प्लग फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। मतलब जब अपन किस खेत की जुताई कर लेते हैं हल से, तो उसके अंदर मिट्टी के कुछ बड़े बड़े मतलब पार्ट्स, मोटे मोटे जो कुछ पत्थर टाइप के बन जाते हैं, उन्हें हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और इसकी हमको ज़रूरत है कि हम ये जो क्रम्स हैं उनको तोड़ें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो मिट्टी के जो बड़े बड़े जो क्रम्स होते हैं उनको तोड़ने के बाद ओके, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। मिट्टी के जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ने से जो ज़मीन है वो एक तरह से लेवल हो जाती है। और लेवल जो अपनी जो खेत है, जो अगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बुआई, सोइंग यानी बुआई बीज बोते हैं, और इरिगेशन सिंचाई, मतलब अगर अपन सिंचाई करें या बुआई करें उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि ज़मीन जो कि अपना जो खेत है अगर वो लेवल रहे तो ये सब करने में आसानी होती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। और ये जो मिट्टी जो भी अपना खेत है, अगर उसको हम लेवल करना चाहते हैं उसको एक लेवलर की सहायता से किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी हम खाद भी डालते हैं उसको, खेत की जुताई से पहले हम कभी कभी खाद का भी प्रयोग करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। इससे क्या होता है कि अगर अपन खेत की जुताई से पहले खाद डालते तो जब हम खेत की जुताई करते हैं तो वो मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इस वजह से हम पहले मैन्योर जो अपना खाद होता है वो डालते हैं। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। जो अपनी मिट्टी है बुआई से पहले उसे एक बार हमें हमारे खेत को पानी देना चाहिए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जो अपने कृषि औजार जिन्हें कहते हैं, जो अपने खेत के अंदर कौन कौन से मतलब टूल्स काम आता है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अच्छी उपज के लिए बुआई करने से पहले मिट्टी को एकदम बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स, जो उसके बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अपने जुताई के दौरान जो अपन कर लेते हैं वो चीज़ करनी चाहिए।
दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये सब हम बहुत तरह तरह के जो औजार होते हैं उनसे कर सकते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लग, हॉय एंड कल्टिवेटर। और ये सब हम प्लग यानी होता अपना हल, होई यानी होता है कुदाली जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर के पीछे लगता है, उसे कहते हैं। सब अब हम पढ़ेंगे प्लग के बारे में कि प्लग होती क्या चीज़ है। हल, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टेलिंग द सॉइल। ये जो हल होता है ये बहुत प्राचीन काल से हम यूज़ करते आ रहे हैं। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। और ये जो अपना हल होता है वो खरपतवार को निकालने में काम करता है, मिट्टी को एक तरह से खुरचने में इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब्स और अदर एनी सॉरी दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस और कैमल्स। और ये जो अपना जो हल होता है वो लकड़ी का बना होता है, जो कि बेल होते हैं, दो बेल के पीछे लगाया जाता है, या फिर कोई अलग जानवर होता है जैसे कोई घोड़ा हो गया, कोई ऊँट, उनके पीछे भी लगा के इसको उनकी हेल्प से खींचा जाता है खेत के अंदर। द इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये जो इसमें बहुत लोहे का एक बहुत मजबूत तिकोनी, मतलब एक ट्रायंगल शेप की पत्ती होती है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। प्लग शेयर को हम हिंदी में कहते हैं फाल। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। जो हल का जो मुख्य भाग होता है जो कि बहुत लंबी लकड़ी का बना होता है उसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ कॉल्ड the other end is the there is a handle at one end of the shaft। एक उसके अंदर हैंडल लगा होता है दूसरे एंड पर। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck। One pair of bulls and a man can easily operate the plug। जो कि उसका दूसरा सिरा जो होता है वो हैंडल का होता है, और जो उसका दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बेलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। और ये एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे बहुत आसानी से चला सकते हैं। ओके, द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। आजकल लोहे के जो हल हैं वो तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। जो लकड़ी के जो हल है आजकल सब अवॉइड करते हैं और आजकल सोचते हैं कि हमें एक लोहे का हल लेना चाहिए। सो नेक्स्ट टूल के बारे में हम देखते हैं होए। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। एक बहुत सिंपल सा टूल है जिसका यूज़ हम खरपतवार को निकालने या फिर मिट्टी को, जैसे ज़्यादा बड़े एरिया में मिट्टी को पोला करने के लिए तो अपन हल्का यूज़ करते हैं, बट कोई भी छोटा सा पार्ट हो गया अगर उसको हमको पोला करना है तो उसके लिए हम इस होई का यूज़ करते हैं। होई को हम हिंदी में कुदाली बोलते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी जो पीछे रॉड होती है वो कि तो लकड़ी की होती है या फिर एक लोहे की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। एक बहुत ही मजबूत, चौड़ी और एक टेढ़ी एक प्लेट होती है लोहे की, वो उसके एक सिरे पर फिक्स्ड होती है एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। Okay. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. So, एक बहुत ही मजबूत, चौड़ी और एक टेढ़ी प्लेट होती है जो कि लोहे की बनी होती है। वो इसके एक सिरे पर फिक्स्ड होती है और एक तरह से ब्लेड का काम करती है, जो कि जानवर हो, मतलब कोई भी जानवर जैसे बुल हो गया या फिर जो भी छोटे एरिया के लिए यूज़ किया जाता है ये, तो उसके द्वारा ये खींची जाती है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर आपको पता ही, आपने ट्रैक्टर्स वगैरह अपने गांव में या फिर आपने कहीं देखे होंगे जिनके पीछे एक तरह का
ये कल्टीवेटर लगा हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर बना हुआ है। इसके पीछे जो ये जो है कल्टीवेटर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये अपना कल्टीवेटर है जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। सो कल्टीवेटर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आजकल की जो हमको पता है कि जो ये खेतों की जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर द्वारा जो कल्टीवेटर होते हैं उनसे की जाती है, जिससे समय टाइम भी बचता है और जो अपनी मेहनत होती है वो भी बचती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोइंग। सोइंग का मतलब मैंने तुम्हें बताया था बुआई। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो बुआई होती है, बुआई से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम जो सीड्स मतलब जो बीज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लें, जिससे जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी हो और जो हमारी जो प्रोडक्शन हो बहुत अच्छा हो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये देखो ये लड़की फिर यहाँ पर आ गई। ये देखो यहाँ पर आ गई, ये कुछ कह रही है। वन डे आई saw माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. ये कह रही है कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा, उन्होंने कुछ जो चने के बीज होते हैं उन्हें एक कंटेनर में लिया और उसमें कुछ पानी डाला और उसमें बीज डाल दिए। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कुछ जो बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और कुछ नीचे रह जाते हैं। तो वो सोचती है ऐसा क्यों हुआ। सो इसके बारे में देखते हैं हम। ये एक एक्टिविटी अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। ये जैसा कि ये लड़की कह रही थी कि आप एक भी कर ले सकते हो। उसके अंदर आप आधा पानी भरो और उसके अंदर आप ये कोई भी आपके पास जैसे वीट हो गया, वीट यानी गेहूँ मक्का कुछ भी, उसको एक बार डालो और थोड़ी देर के लिए देखो। इसका थोड़ा कंक्लूजन आगे दे रखा है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपको कुछ ऐसे बीज दिखेंगे जो कि पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। मतलब क्या ये भारी हैं या फिर हल्के हैं जो कि जो डूब चुके हैं उनसे। वाई वुड दे बी लाइटर लाइटर, मतलब ये हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दिस लाइटर देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो ख़राब बीज होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिस वजह से वो हल्के हो जाते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये बहुत बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम जो अच्छे बीज हैं और जो ख़राब बीज हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है। सॉरी, बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। बुआई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि कौन कौन से जो औज़ार हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल, ऐसे औज़ार जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे आते हैं, जो कि परंपरागत हैं, कई सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। जो अपने परंपरागत रूप से जो बीजों की जो बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले जो ये औज़ार है ना, वो एक तरह से फ़नल शेप के होते हैं। फ़नल शेप आपने देखा होगा कैसा होता है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। लाइक मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बट देख लो, ये ऐसा कुछ होता है और ये ऐसा, ये एक फ़नल शेप होता है। मतलब जो आपकी बर्थडे कैप्स होती है उनको आप उल्टा कर दो तो एक तरह से ये फ़नल शेप बन जाता है। सो देखा जाए तो नेक्स्ट देखते हैं। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These end pierce into the soil and place seeds there. मतलब ये आप डायग्राम में देखें, मैं इस डायग्राम को जूम कर लेता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऊपर एक फ़नल लगा हुआ है। इस फ़नल के अंदर जो होते हैं बीज डाले जाते हैं और ये एक बहुत लंबी रॉड है जो कि इसके अंदर बीज डालते हैं और इसके अंदर बीज जाते हैं और इसकी जो नीचे वाला एंड है, जो इसके नीचे वाला जो एंड है इधर, ये बहुत ज़्यादा पैना होता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है एंड पे, और ये उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे जो हम ऊपर से यहाँ से जो हम बीज डाल रहे हैं वो आराम से नीचे तक पहुँच जावे और जो नीचे शार्प एंड से उससे मिट्टी के अंदर उसके एंड्स घुस जावे और जो सीड्स है वो वहाँ चले जाएँ आराम से। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल टूल है जो कि हमारे बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो आप ये डायग्राम देख के समझ ही सकते हैं कि यहाँ से ये देखो जो किसान हैं, ये जो यहाँ पर किसान है ये यहाँ से सीड डाल रहा है और ये यहाँ से जाके ज़मीन के अंदर, जो कि ये नीचे शार्प है तो वो ज़मीन के अंदर जा चुका है और जो सीड्स है वो वहाँ अपने आप
बोए जा रहे हैं। सो चलते हैं आगे। सीड ड्रिल। सो नेक्स्ट चीज़ है सीड ड्रिल। ये जो सीड ड्रिल है ये आजकल का मॉडर्न ज़माने का चीज़ है। ये भी एक ट्रैक्टर के अंदर डाला जाता है, ये भी बहुत कन्वीनियंट चीज़ है। ये मेटल का बना होता है। सो पढ़ते हैं क्या चीज़ है। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो सीड ड्रिल का जो मेथड है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। ये जो सीड ड्रिल होता है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लाइक इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से इसके बीज बीज डाले जाते हैं। तो इसके अंदर जब बीज डाला जाता है तो इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि जो इसके जो ये शार्प एंड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, जिससे ये एक बिल्कुल फिक्स्ड गहराई के अंदर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर बोए जाते हैं। जिससे अगर बीज साथ साथ होंगे तो मतलब एकदम प्रॉपर वे में सीड्स मिट्टी के अंदर डाले जाएंगे और वो उगाए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ट्रेडिशनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, बीज कैसे भी जा सकते हैं अंदर, बट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बीज की बुआई की जा सकती है। इट इंश्योर्स डेट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये हमको इंश्योर भी करता है कि जैसे ही इनके अंदर डाल के जो बीज हैं वो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ यानी होती गहराई, गहराई में जाके बो दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आगे चलता है तो इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है जिससे वो कवर भी इजीली हो जाते हैं, तो उससे टेंशन भी नहीं रहती है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये जो होता है इससे जो बर्ड्स होती हैं, जो कि आपने देखा ही होगा अगर आप कभी खेत में गए हो तो, जैसे ही आप देखते हो कि जो हाथों से कोई कोई पहले ट्रेडिशनली बीज डालते थे तो बर्ड्स वगैरह बहुत घूमती थी वहाँ पे, क्योंकि जो बर्ड्स होती है वो वहाँ पर जो बीज जो जो बर्ड्स होती हैं वो जो वहाँ पे ऊपर जो बीज होते हैं उन्हें खा लेती है। इस वजह से आजकल सीड ड्रिल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे ये जो सीड्स हैं वो ज़मीन के अंदर अच्छे से बो दिए जाते हैं, और जिससे जो बर्ड्स होती है वो भी ना खाए और अपनी खेती में नुकसान भी ना हो। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। वही कि अगर आप बुआई के लिए सीड ड्रिल यूज़ कर रहे हो तो आपका वो टाइम भी बचाएगा और लेबर भी बचाएगा। सो नेक्स्ट चीज़ है, ये देखो ये लड़का वापस आ गया यहाँ पे। देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अब ये कह रहा है कि है ना मेरे घर के पास, सॉरी मेरे स्कूल के पास एक छोटी एक नर्सरी है। और नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स और छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। तो उसने देखा कि बहुत छोटे छोटे पौधे हैं ना छोटे छोटे बैग्स में रखे हुए थे। तो उसने पूछा यार ये ऐसा क्यों रखे हुए हैं। सो देखो लड़की वापस आ गई, अपना आंसर कर रही है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। इसने बताया कि ऐसे कुछ पौधे हैं, ऐसे पौधों के जो बीज हैं वो पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, जैसे कि चावल हो गया। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड मैन्युअली। और जैसे ये छोटे छोटे पौधों में जो बीज हैं छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें फिर खेतों में जाके वहाँ पर बो दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ फूल वगैरह होते हैं ये नर्सरी में उगाए जाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जो बीज हैं बीज के बीच में जो बहुत सारे बीज हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, जिससे प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग ना हो। नहीं तो अपन कहीं देखें तो एक जगह बहुत सारे उग रहे एक साथ, एक जगह केवल एक है, एक जगह खाली है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब बराबर टाइप के जो प्लांट्स है वो वहाँ पर उगे रहें। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, वेट अ मिनट, okay, this allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil। और अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, अच्छे से अच्छे प्रॉपर डिस्टेंस पर अगर सीड्स बोए जाएंगे तो उनको आराम से अच्छे से सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल में से और अच्छे से पानी भी मिलेगा। एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और अगर जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो हमें कुछ तरह के पौधों को वहाँ से हटाना भी पड़ता है, जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो, मतलब बहुत सारे पौधे एक साथ ना उगे। सो नेक्स्ट स्टेप होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखते हैं क्या होता है। द substances which are added to the soil in the
of nutrients or for the healthy growth of plants are called manure और fertilizer। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मिट्टी में डाले जाते हैं एक तरह से न्यूट्रिएंट्स के रूप में और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, मतलब जिससे प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से उगें, उन्हें हम खाद, मैन्योर, खाद या फिर फर्टिलाइज़र कहते हैं। फर्टिलाइज़र ऐसे टाइप के होते हैं जो कि केमिकली बनाए जाते हैं, और मैन्योर एक टाइप के खाद होते हैं जो कि नेचुरली बने होते हैं। सो ये देखो, ये लड़का फिर से आ गया, ये लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता है। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन द अदर्स। अभी देखता है कि मैंने एक जगह देखा कि कहीं एक फार्म में देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फसलें हैं, बहुत हेल्दी फसलें हैं, और जस्ट उसके पास में एक और मैंने खेत देखा, तो वहाँ पर जो वहाँ पे जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक जगह अच्छे उग रहे, एक जगह ख़राब उग रहे हैं, ऐसा क्यों है? सो इसका आंसर नीचे है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो हमारी फसल है उसे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फसल को उगाने में। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। जो अपन ने कई जगह देखा होगा, जो किसान होते हैं वो एक बार खेती करने के बाद उसी पर बार बार खेती करते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। और ये जो अपना खेत होता है वो उसे कभी ऐसे बंजर नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। और आप खुद ही सोचो कि वहाँ पर अगर वो बार बार खेती करेगा तो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनके साथ क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप बार बार एक ही जगह पर एक ही खेत पर खेती करते रहोगे, उससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी या फिर जो कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। देयर फॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए अगर वो बार बार खेती करते हैं तो इसलिए उन्हें मैन्योर यानी खाद की ज़रूरत होती है, जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर है वो उसे मिलता रहे। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। और खाद डालने के जो प्रोसेस है उसे हम मैन्योरिंग कहते हैं। एम प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर आप खाद नहीं डालोगे और बार बार उसी सेम खेत पर आप बार बार खेती करते रहोगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वहाँ पर जो आपकी खेती होगी वो अच्छी नहीं होगी, वहाँ की जो फसलें होंगी वो अच्छी नहीं होगी। Okay, manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes। जो खाद होता है एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है। डीकम्पोजिशन यानी कहीं आपने जो पौधे हो गए, जो ख़राब पौधे हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनको एक जगह पर रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद जो नेचुरल माइक्रोब्स होते हैं जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं वो उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद उन्हें एक तरह के मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। Farmers dump plant and animal waste in the pits at open places, allow it to decompose। जो किसान होते हैं वो एक गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें लाइक जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट्स, पौधे होते हैं, उन्हें एक गड्ढे में डालते हैं, और जिससे टाइम के साथ वो धीरे धीरे माइक्रोब्स के द्वारा डीकम्पोज हो जाते हैं। द डीकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो डीकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। डीकम्पोजिशन यानी उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब उनकी जो यूज़लेस पार्ट्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरह से रिमूव कर देते हैं, और जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स पार्ट होता है वो वहाँ पर रह जाता है। द डीकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो अपना डीकम्पोज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो डीकम्पोज हो चुका जो मैटर है जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर है वो यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। और आपने वर्मी कंपोस्टिंग क्लास 6 के अंदर पढ़ ही लिया होगा। सो ये एक एक्टिविटी अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो। ये एक तरह का आपके लिए मैं HW छोड़ देता हूँ कि आप जाके इसको घर पे जाके पढ़ना इस एक्टिविटी को और ट्राई करना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास शोड। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी जो कि हम एक्टिविटी करेंगे। सो अगर आप एक्टिविटी करते हो तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र्स एक केमिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा
एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, मतलब इसमें एक ही टाइप का कोई भी न्यूट्रिएंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये कैसे जो नेचुरल खाद है उससे डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, आपको पता है कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। सॉरी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, ये कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर्स के जो कि आपको मतलब अब चाहो आप इन्हें याद कर सकते हो, उन्हें याद रखना है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द यूज़, सॉरी मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है वो किसानों की बहुत मदद की है कि जो गेहूं की खेती होगी, चावल की खेती होगी, मक्का की खेती होगी, इन सब की खेती में जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, और आपको पता ही है कि लोग लालच में कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं, जो कि कभी कभी एक वो तो है तो केमिकल, तो वो सॉइल को कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है, जिससे जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी कम उपजाऊ हो जाती है। फर्टिलाइज़र्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और हमको पता ही है कि वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन चुका है आजकल फर्टिलाइजेशन, जो कि जल प्रदूषण होता है। वो जैसे बारिश हुई किसी खेत पे, जैसे आपने खेती की, वहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, आपने हार्वेस्टिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया, वहाँ पर जो खेत में जो फर्टिलाइज़र आपने डाला था वो कभी बारिश होगी, बारिश के द्वारा वो जो खेत होगा वो धुल जाएगा, और उसके साथ जो पानी होगा वो पानी बहुत ज़्यादा केमिकली टॉक्सिक हो जाएगा फर्टिलाइज़र की वजह से। तो इस तरह से जल प्रदूषण भी होता है फर्टिलाइज़र से। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure, leave the field uncultivated in between two crops। और अगर हम जो मिट्टी की उपजाऊ को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कुछ ऑर्गेनिक यानी जो हमको नेचुरल मैन्योर यूज़ करना चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर कुछ कमी पड़ रही है तो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट का फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। और जो खेती हम करते हैं वो हर 2 फसल को उगाने के बाद एक बार उसको खाली छोड़ देना चाहिए हमारे खेत को। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और खाद के यूज़ से जो हमारा सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और जो मिट्टी की जो पानी को रिटेन मतलब एक तरह की होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये सब करने से जो मिट्टी के अंदर जो क्षमता होती है न्यूट्रिएंट्स को पकड़ रखने की वो भी अच्छी हो जाती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through the crop rotation। एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें रिटेन करने का एक बहुत अच्छा मेथड है जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फसल चक्रण। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। सॉरी, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल हर बार उगा कर किया जा सकता है। लाइक वेट यार, ओके, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब ये हम जैसे आपने एक साल में आपने गेहूँ उगाया, उसके बाद अब मक्का उगाओ, उसके बाद अब चावल उगाओ, ऐसे करके आप मतलब सेम टाइप की जो फसल है वो मत उगाओ, अलग अलग टाइप की फसल उगाओ, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। So earlier the farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। अगर जो अपना उत्तरी भारत है उसके अंदर जो किसान थे वो कभी कभी जो लेग्यूम्स यानी होता है जो फलीदार चारा नहीं होता, मतलब फलीदार टाइप की जो फलीदार टाइप की जो फसलें होती हैं उन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। वो पहले वो उगाते थे, फिर उसके बाद अपने गेहूं की खेती करते थे। तो एक तरह का ये क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल हो गया। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, और ये क्रॉप रोटेशन का मेथड अपनाने के बाद उनमें जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति थी वो पूरी हुई उनके लिए।
फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और जो आजकल के किसान हैं उनको ये जो क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है इसे करने के लिए उत्साहित किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पुरानी क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा ही होगा। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो फलीदार जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनके जो नोड्यूल्स एक पार्ट होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नॉट नाइट्रोजन। और ये जो भी मतलब ये जो नोड्यूल्स जो होते हैं, जो नोड्यूल्स के अंदर जो राइजोबियम होते हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैलेंस रखते हैं, मतलब बराबर रखते हैं। सो ये टेबल है डिफरेंस बिटवीन नाइट फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। और इस जो टेबल है ये जो टेबल है इसको आपको याद करना है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपके क्वेश्चंस में मिल सकती है, तो आपको ये ज़रूर याद करना है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो देखते हैं इस टेबल में क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। एक तरफ फर्टिलाइज़र इज़ अ मेन मैड ऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है वो आदमी के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो मैन्योर जो खाद होता है, जो अपना मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि अपने आप नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक होता है, जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो कि कैटल यानी जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, या फिर जो प्लांट रेसिड्यू जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो बचे कुछ पार्ट्स होते हैं उनके डीकम्पोजिशन से बना होता है। फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। आपको पता है ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जबकि जो मैन्योर्स होते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। और जो मैन्योर्स होते हैं वो खेतों के अंदर आराम से वो गड्ढा खोद के बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना उसको कम कर देते हैं फर्टिलाइज़र, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल की उपजाऊ को, जो सॉइल अपनी जो मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो उसका जो फर्टिलिटी होती है उसे इंक्रीज़ करती है। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि जो मतलब बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट, और जबकि देखा जाए तो मैन्योर थोड़े से कम, इनमें जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत थोड़े कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या है, जो अपन को पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिशन मिल जाता है आराम से, जबकि मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर मैन्योर। आपने ये जो टेबल है उसे देखा, आप ये देख सकते हो कि इससे हमको पता लग गया कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। सो देखते हैं अपन ये एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। क्या क्या फ़ायदे हैं एक मैन्योर के खाद के। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये फर्टिलाइज़र से बेटर इसीलिए होता है क्योंकि इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर होता है उसके यूज़ से जो सॉइल होती है, जो अपनी मिट्टी होती है, जो उसकी जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे बरकरार रखता है। It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy। मतलब कि ये जो अपने जो मैन्योर है अगर हम उसका यूज़ करते हैं, जो हमारी जो मिट्टी है वो एक तरह से पोरस रहती है, लाइक उसे हम कह सकते हैं भुरभुरी। सॉइल पोरस यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं भुरभुरी। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी। और इससे जो सॉइल होती है उसके अंदर जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब गैस एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके, वो बहुत ईजीली हो सकती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्यूर का यूज़ करने से ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। मतलब कि अगर आप मैन्यूर यूज़ करते हो तो इससे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये जो अब मैन्योर यूज़ करने से सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, इवन इम्प्रूव होता है। सो बच्चों ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, यहाँ तक ही पढ़ते हैं।
सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और हम इसका आगे से इसके ही पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 2 अगर आप जैसे ही आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो सब्सक्राइब के साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होगा, उस पे उसको ऑल पे कर दीजिए। इससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। सो पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ते रहें। बाय।